गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कर्णवती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 20 आपदा प्रबंधन, जिसमें आज हम देखेंगे मानव सर्जित आपदाएं जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं। मानव के प्रत्यक्ष या परोक्ष, जानबूझकर या अनजाने में किए गए कार्यों से उसकी लापरवाही, असावधानी या अज्ञानता मानव सर्जित तंत्र की निष्फलता के परिणाम स्वरूप घटने वाली दुर्घटना, जिससे जान माल का नुकसान हो, ऐसी दुर्घटनाओं को मानव सर्जित आपदा कहते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होती है। औद्योगिक दुर्घटना, औद्योगिक क्षेत्रों, मिलों, कारखानों में तमाम सावधानियों के बाद भी दुर्घटना का भय रहता है। इस दुर्घटना में मानवों तथा पशुओं की जान जाने का भय होता है, उनकी जान भी कभी कभी चली जाती है। साथ पर्यावरण पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी प्रदूषण बढ़ जाता है। औद्योगिक दुर्घटनाओं के मूल में मानवीय भूलें उत्तरदायी होती है जो मानव के द्वारा की जाती है। औद्योगिक प्रक्रिया के विविध यंत्रों का संचालन एवं रखरखाव, उत्पादित सामग्री का हेरफेर, उनका संग्रह और वितरण भी मानव के द्वारा होता है। इस प्रत्येक स्तर पर दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना नहीं हो सकती। भोपाल गैस कांड, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में जंतुनाशक दवाओं का उत्पादन किया जाता था। वहां उत्पादन प्रक्रिया में मिक नामक एक अत्यंत ही विषैली गैस का उपयोग होता था। इस गैस को बड़ी बड़ी टंकियों में संग्रहित किया जाता था, यानी रखा जाता था। 3 दिसंबर 1984 के भोर में उस कारखाने की टंकियों से विषैली मिक गैस का रिसाव शुरू हुआ, जो लगभग 40 मिनट तक जारी रहा। एकदम भोर में घटित इस घटना से पल भर में भोपाल की निकट घनी आबादी में तीव्र गति से गैस फैल गई और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 2500 लोग मर गए। इसके उपरांत हजारों भोपालवासी इस गैस से प्रभावित हुए, उन पर प्रभाव पड़ा। मनुष्यों के अलावा हजारों पशु पक्षियों को भी विषैली गैस निगल गई। इस गैस से पेयजल, जलाशय और भूमि गर्भस्थ एवं नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, अबाल वृद्ध सभी उसके दुष्प्रभाव का भोग बने। लगभग 10,000 लोग स्थायी रूप से विकलांग हो गए, जबकि 1.5 लाख लोग आंशिक रूप से विकलांगता का शिकार बने। गैस रिसाव के समय बचाव कार्य, क्या करना चाहिए? गैस रिसाव की सूचना के लिए आधुनिक वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए। कारखानों में सुरक्षा के उच्च मापदंड निर्धारित करके उनका पालन करना चाहिए। यदि गैस के हेरफेर के दौरान रिसाव हो तो गैस टैंकर को मानव बस्ती से दूर ले जाना चाहिए। उस समय पवन की दिशा देखकर उसके विपरीत दिशा में दौड़ जाएं। सांस लेने में तकलीफ, आंखों का जलना जैसी तकलीफों का स्वयं इलाज करने के बजाय तत्काल डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। बेहोश हो गए तथा कमजोर लोगों को तुरंत प्रभाव क्षेत्र से बाहर ले जाना चाहिए। फायर ब्रिगेड और पुलिस को खबर देनी चाहिए। हमें अपने वाहन को इस तरह रखना चाहिए कि बचाव काम के लिए आने वाले वाहनों के मार्ग में वे अवरोधक न बने। क्या न करें? बचाव कार्य में लगे लोगों के सिवा बाकी लोग वहां भीड़ न करें। जब तक प्रशासन की ओर से गैस रिसाव के इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित न घोषित कर दिया जाए, तब तक असरग्रस्त क्षेत्र में प्रवेश न करें। बचाव कार्य के प्रशिक्षण के बिना या बचाव के लिए जरूरी साधन सामग्री के बिना बचाव कार्य में न जुड़ें। विषाणुजन्य रोग, जब सामान्य परिस्थिति में बहुत बड़े इलाके में बड़ी संख्या में लोग रोग का भोग बनते हैं, तब यह कहा जाता है कि महामारी फैली है। एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19
इनमें रोग के कारण लोग अपनी जान गंवाते हैं। विषाणुजन्य रोगों के मरीजों की संख्या सामान्य लोगों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। इनमें डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों ने आज तक लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि पहले की तुलना में वर्तमान समय में वैज्ञानिक संशोधनों और रोग प्रतिकारक टीकों, इलाज के उन्नत उपकरण उपायों से संशोधनों और प्रतिकार करने में सरलता हुई है, यानी सरल हुआ है। पर साथ ही नए नए विषाणुजन्य रोग तथा परंपरागत दवाएं असरकारक न बने। ऐसे रोगों के प्रकोप का भय हमेशा मानव जाति पर मंडराता रहता है। यह भी एक कटु यथार्थ है। सितंबर 1994 में सूरत शहर में प्लेग की महामारी और अभी 2015 में गुजरात और दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में स्वाइन फ्लू और डेंगू की महामारी को तंत्र द्वारा योग्य कदम उठाकर बड़ी जनहानि होने से रोकने की कोशिश हुई है। विषाणुजन्य रोगों से बचाव के उपाय। विषाणुजन्य रोगों से बचने का महत्वपूर्ण उपाय यह सावधानी रखनी है कि उनका संक्रमण न हो। प्रचार प्रसार द्वारा लोगों को इन रोगों के होने के कारणों, परिणामों तथा बचाव के उपायों से परिचित कराना चाहिए। उसके लिए रोग प्रतिकारक टीका लगवाना चाहिए। रोगियों के इलाज के लिए अलग बोर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व आरोग्य संस्था यानी कि WHO की विषाणुजन्य रोगों की रोकथाम हेतु दी गई सूचना और मार्गदर्शिका के अनुसार कदम उठाने चाहिए। आतंकवादी हमला। पिछली सदी के अंतिम दशक में समस्त विश्व में त्रासवाद की घटनाओं ने अत्यंत भयानक एवं विकृत स्वरूप धारण किया है। हम सब उससे परिचित हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आतंकवाद किसी जाति, समुदाय या संप्रदाय अथवा प्रदेश की परवाह नहीं करता है। वह मानवता का शत्रु है, यानी मानव का शत्रु है। सामान्य तौर पर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए जाने वाले अनैतिक विनाशकारी कार्यों को हम आतंकवाद कहते हैं, जिसमें संपत्ति का नाश करना, डर या भय का वातावरण बनाकर अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकृष्ट करना, सामूहिक नरसंहार, अपहरण जैसे अमानवीय कृत्य आतंकवादियों के हथियार है। हाल में आतंकवाद का प्रसार इतना बढ़ गया है कि वह विश्व के बहुत से देशों में फैल चुका है। इस समय कोई भी देश आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। विश्व की कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाएं, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 9 सितंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन द्वारा श्रृंखलाबद्ध आत्मघाती हमला किया गया। उस दिन सवेरे 19 आतंकवादियों ने 4 जेट यात्री विमानों को अपहरण किया, यानी अपहरण कर लिया। उनमें 2 विमान न्यूयॉर्क शहर के 2 टावरों के साथ टकराए। इन 2 विमानों की टक्कर में उनमें सवार सभी मुसाफिर तथा टावर में काम करने वाले सैकड़ों लोग कुछ ही मिनटों में मारे गए तथा बहुत बड़ी संख्या में लोग मकानों के धराशायी होने से घायल हुए, यानी मकान के गिरने से घायल हो गए। बाकी 2 विमानों में से एक पेंटागन से टकराया और दूसरा पेंसिल्वेनिया ने एक खेत में जाकर गिरा। हालांकि उन दोनों विमानों में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका, यानी सब मर गए। इस दुर्घटना में लगभग 3000 निर्दोष नागरिक मारे गए और 6000 से अधिक नागरिकों के घायल होने का अंदाजा है। 13 दिसंबर 2001 को एक आतंकवादी टुकड़ी ने 5 आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया और लगभग 45 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाकर पूरे परिसर को बंधक बना लिया, यानी बंधक कर लिया। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के समान संसद को भ्रष्ट करने के शत्रु देश के प्रयास को भारतीय सुरक्षा दल के जवानों ने प्राण की बाजी लगाकर निष्फल बनाया, यानी सफल नहीं हुआ। इस हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए 8
सुरक्षाकर्मी शहीद हुए तथा 16 जवान घायल हुए। 26 नवंबर 2008 को देर रात में मुंबई की प्रसिद्ध होटलों के पास तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर छोटे छोटे समय के अंतराल पर श्रेणीबद्ध बम विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाएं हुई, जिसके कारण लगभग 137 लोग घायल हुए। इसके अलावा एक विख्यात होटल में भी आतंकियों ने अनेक लोगों को बंधक बनाया। इस घटना पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 20 कमांडो, सेना के 50 कमांडो तथा सेना की 5 टुकड़ियां भेजी गई। अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों को लगभग 2 दिन तक संघर्ष करके मार दिया गया था। दिसंबर 2014 में पाकिस्तान के पेशावर शहर के छावनी क्षेत्र में स्थित आर्मी स्कूल में आतंकियों ने हमले में 132 निर्दोष बालकों सहित कुल 141 लोगों की मौत हुई थी। क्या करना चाहिए? किसी भी संदेहजनक गतिविधि की जानकारी पुलिस को दीजिए। सार्वजनिक स्थलों जैसे शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों, बगीचों, धार्मिक स्थल में बड़ी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं। उसकी जानकारी सुरक्षा पर तैनात सुरक्षाकर्मी को दीजिए। सुरक्षा के लिए की जा रही अंग तलाशी की प्रक्रिया में सहयोग कीजिए। यदि आप घर किराए पर दे रहे हो तो उसकी जांच समीप के पुलिस थाने से करवाएं। कानून ऐसा करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों को CCTV कैमरे से सुसज्ज बनाना चाहिए, सुरक्षित बनाना चाहिए। यात्रा के दौरान बस या ट्रेन में कोई व्यक्ति अपना सामान छोड़कर उतर गया है, यदि ऐसा लगे तत्काल जवाबदार व्यक्ति को सूचना दें। पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों में यदि कोई व्यक्ति अकेला रहता हो, स्थानीय लोगों के साथ हिलता मिलता न हो, देर रात तक कंप्यूटर पर काम करते हो, ऐसे लोगों के संदेहजनक व्यवहार की जानकारी पुलिस को दें। लावारिस पड़े वाहनों की सूचना पुलिस को दें। क्या न करें? अनजान व्यक्ति द्वारा दी जा रही कोई चीज़ या पार्सल न लें। अनजान व्यक्ति की पूरी जांच के बिना मकान किराए पर न दें। अनजान व्यक्ति के साथ मकान, वाहन या मोबाइल की खरीद बिक्री न करें। दंगा। दुनिया के अनेक देशों में यह समस्या देखने को मिलती है। दंगों के सामान्य लक्षणों को देखें तो पता चलता है कि इनमें जुड़ने वाले अधिकांश लोग मूल आश्रय या उद्देश्य से अनजान होते हैं। देखा देखी या भीड़ तंत्र के रूप में वे शामिल हो जाते हैं। बिना किसी सामूहिक हित या उद्देश्य के एकत्र हुए भीड़ द्वारा जानबूझकर शांति भंग की जाती है। दंगे वैधानिक ढंग से स्थापित शासन प्रणाली को अस्थिर बनाते हैं। कभी कभी दंगे राजनीतिक रूप धारण करके विद्रोह बन जाते हैं तो कभी सांप्रदायिक संघर्ष में बदल जाते हैं और तब देश में सामाजिक सद्भाव तथा संवादिता खतरे में पड़ जाती है। ऐसे दंगों में निर्दोष लोगों को काफ़ी सहन करना पड़ता है। हर रोज श्रम करके रोजी रोटी कमाने वालों को जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा लोगों को जान माल की भी भारी क्षति होती है, यानी भारी नुकसान होता है। दंगों के कारण देश की एकता और अखंडता के सम्मुख चुनौती पैदा होती है। इस कारण दंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके दबाना अनिवार्य है। क्या करना चाहिए? हिंसा भड़काने वाली बातों तथा अफवाह को फैलने से रोकिए। मोहल्ले या पोलों में शांति समिति की रचना करके शांति स्थापना हेतु सक्रियता से जुड़े। दंगे में असरग्रस्त लोगों की मदद करके अपना नागरिक धर्म निभाएं। क्या न करें? अफवाहें फैलाने के निमित्त न बने। कानून व्यवस्था बनाए रखने में तंत्र द्वारा दिए गए आदेशों या कर्फ्यू का उल्लंघन न करें। सोशल मीडिया में बिना सिर पैर की बातों को न माने और न फैलाएं। इसके अलावा कभी कभी आतंकवादियों द्वारा अपने साथी या साथियों को जेल से छुड़वाने तथा अपनी अन्य मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए विमान, बस या ट्रेन जैसे यात्री वाहनों का अपहरण करते हैं। यात्रियों को बंधक बनाकर दबाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस समय बंधकों के परिजनों को धैर्य धारण करके शांति बनाए रखनी चाहिए और शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का समर्थन करना चाहिए। ऐसी घटनाओं में कमांडो ऑपरेशन करके या
आतंकवादियों के साथ चर्चा करके बंधकों को छुड़ाने की कार्यवाही की जा सकती है। ट्रैफिक यानी कि यातायात समस्या। हम सभी ने बड़े शहरों की सड़कों पर वाहनों को एक दूसरे के एकदम पास पास अत्यंत मंद गति से आगे बढ़ते देखा है। इस परिस्थिति को ट्रैफिक जाम कहते हैं, यानी ट्रैफिक की समस्या कहते हैं। जब यातायात के साधन सड़क पर फंस जाए तब ट्रैफिक की समस्या खड़ी होती है। बड़े शहरों की व्यस्त सड़कों पर इस तरह की समस्या बारंबार उत्पन्न होती है, यानी बारंबार देखने को मिलती है। सड़कों पर पीक आवर्स के समय वाहनों की गति लगभग रुक सी जाती है। ऐसे विकट समय वाहन चालक, मुसाफिर और राहगीरों को मानसिक तनाव का अनुभव होता है। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने अथवा यातायात पुनः शुरू करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। ट्रैफिक जाम होने पर वाहनों में से निकलने वाला धुआं तथा भारी मात्रा में बाहर निकलते मलिन द्रव वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को जन्म देते हैं। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य और वहाँ की वनस्पतियों का वृद्धि विकास खतरे में पड़ जाता है। समग्र विश्व में बढ़ते जा रहे शहरीकरण से ट्रैफिक जाम की समस्या लगभग सभी बड़े शहरों में देखने को मिलती है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें बन जाती है और राहत बचाव के कामों में जुटे वाहन रास्तों पर फंस जाने से कई बार व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप 108 एम्बुलेंस का फंस जाना। ट्रैफिक बढ़ने के कारण वाहन चालकों की गलतियों और रास्तों पर लगे संकेत चिन्हों की समझ के अभाव में होने वाली दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भारत की सड़कों पर दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की दर बहुत ऊंची है। कई बार सड़क दुर्घटना में भोग बनने वाले विकलांग भी बन जाते हैं। आए दिन किशोर आयु के वाहन चालकों द्वारा होने वाली वाहन दुर्घटनाओं के समाचार अखबारों में छपते रहते हैं। राजमार्गों पर वाहनों के अतिशय भार तथा अनियंत्रित गति के कारण बड़ी दुर्घटनाएं अनावश्यक जल्दबाजी या दी गई सूचनाओं की अवगणना का परिणाम है। अत्यधिक यातायात के समय और ईंधन का बड़ी मात्रा में दुर्व्यय होता है। अब यदि योग्य समय पर परिवहन व्यवस्था के अग्रिम आयोजन का प्रभावशाली कदम और ट्रैफिक के नियमों के पालन की प्रतिबद्धता न सीखेंगे तो यह समस्या आगे वाले दिनों में अनेक लोगों की जिंदगी जोखिम में डालेगी। इनमें कोई शंका नहीं है, यानी कोई शक नहीं है। क्या करना चाहिए? बड़े शहरों के नज़दीक उपनगरों का विकास करें तथा उसे सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा के सघन रूप से जोड़ना चाहिए। पैदल यात्रियों तथा साइकिल सवारियों के लिए सड़कों के साथ अलग मार्ग बनाएं। सार्वजनिक सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण दूर करें। व्यक्तियों द्वारा धीमी गति से चलने वाले वाहनों, प्राणियों से खींचे जाने वाले वाहनों पर पीक आवर्स के दरमियान चलाने पर प्रतिबंध रखें। यातायात के नियमों की जानकारी शिक्षा, सार्वजनिक विज्ञापनों और जन जागृति कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को दें। एक ही स्थान पर एक ही समय नौकरी व्यवसाय पर जाने वाले व्यक्तियों को अपने निजी वाहन के बदले एक ही वाहन में जाने का आयोजन करना चाहिए। सड़कों पर की गई खुदाई और मरम्मत के काम शीघ्र पूर्ण करने चाहिए। रैली, बारात या शोभा यात्राओं को पीक आवर्स के बदले कम वाहन व्यवहार के समय निकालने की प्रथा शुरू करनी चाहिए। दुर्गति मार्ग, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, रिंग रोड और बाईपास मार्ग की सुविधाओं का विकास करना चाहिए। नौकरी व्यवसाय पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग अवश्य करना चाहिए। सीट बेल्ट का उपयोग करें। नशा करके वाहन चलाने वाले, लाइसेंस बिना के वाहन चालक, अत्यंत तीव्र गति से वाहन चलाने वाले तथा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। वाहन चालक को वाहन संबंधी आवश्यक कागजात वाहन में अपने साथ रखना चाहिए। आरटीओ मान्यता प्राप्त नंबर प्लेट ही लगाना चाहिए। वाहन में प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य रखनी चाहिए। अपना वाहन निर्धारित लेन में ही चलाएं। वाहन चालक को साइड मिरर का उपयोग करना चाहिए तथा अपना संपूर्ण ध्यान वाहन चलाने में रखना चाहिए। दरवाज़ा ठीक से बंद है इसकी जांच करने के बाद ही वाहन चलाएं। वाहन को खड़ा करने के लिए पार्किंग लाइट अवश्य चालू रखें।
छोटे वाहनों और पैदल यात्रियों को ध्यान में रखकर रात्रि के समय डीपर का उपयोग करें। वाहन चलाते समय जूता पहनें। धीमी गति से चलने वाले वाहनों को हमेशा रास्ते की एकदम बाएं तरफ चलाएं। हमेशा दाहिनी तरफ से ओवरटेक न करें। क्या नहीं करना? ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें। माल सामान की हेरफेर रात्रि या सुबह के समय के अलावा न करें। वाहनों में निर्धारित क्षमता और मर्यादा से अधिक सामान या प्रवासियों का स्थानांतरण न करें। वाहन चालकों के लिए सड़क पर लिखी गई सूचना बोर्ड, संज्ञा या संकेत को न बिगाड़ें या न मिटाएं। वाहनों की डिज़ाइन में परिवर्तन न करें। वाहन चलाते समय चालक मोबाइल का उपयोग न करें। सीट बेल्ट पहने बिना वाहन न चलाएं। रेल की पटरी या सड़क पार करते समय राहगीर ईयरफोन या मोबाइल का उपयोग न करें। ट्रैफिक का संचालन करने वाले सुरक्षा कर्मियों की सूचना के बारे में व्यर्थ बहस न करें। अभिभावक अपने किशोर आयु के बच्चों को कानून प्रतिबंधित वाहन चलाने को न दें। दुर्घटना के समय जिज्ञासावश भीड़ लगाकर या अपने वाहनों को खड़ा करके राहत बचाव कार्यों में अवरोधक न डालें। अत्यंत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग न करें। निर्धारित ध्वनि तीव्रता से अधिक आवाज़ करने वाले या म्यूजिक हॉर्न का उपयोग न करें। गतिशील वाहन का दरवाज़ा न खोलें। वाहन चालक को रात के समय या नहिवत ट्रैफिक में ही सिग्नल भंग नहीं करना चाहिए। वाहनों की आवाजाही वाले मार्गों या विस्तारों में बालकों को खेलने को नहीं देना चाहिए। मादक द्रव्यों का, शराब का या नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। इसके बाद है आपदाओं का मानवीय जीवन पर प्रभाव, जिसमें पहला है आपदाओं के भौतिक प्रभाव। चल अचल संपत्ति को भारी हानि पहुंचती है अथवा वह नष्ट हो जाती है। सड़क, रेल मार्ग, पुल, बिजली, गैस आपूर्ति, संदेश व्यवस्था जैसी ढांचागत सुविधाओं को भी भारी क्षति पहुंचती है, जिसका तत्काल निर्माण भी नहीं किया जा सकता। बाढ़ के कारण कृषि योग्य उपजाऊ भूमि के भारी कटाव और अपक्षरण ऐसी हानि है जिसकी पूर्ति लंबे समय तक नहीं की जा सकती। जनजीवन पर प्रभाव। आपदाओं में अनेक लोगों की जान चली जाती है तो बहुत से लोग स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं। सामान्य नागरिकों का स्वभाव भी बिगड़ता है। जिन्होंने अपने स्वजन को खोया है वे भारी आघात और हताशा में होते हैं। उन्हें उस समय मानसिक वेदना से बाहर निकालना कठिन काम है। कुछ बालक अनाथ हो जाते हैं तो किन्हीं वृद्धों का सहारा छीन जाता है, जिससे वे विषम परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। उनके पुनर्वास का कार्य भी झंझट श्रम का है। लोगों को जीवन में कठिनाइयां और तकलीफें भोगनी पड़ती हैं। आपदाओं का आर्थिक प्रभाव। आपदाओं के बाद पुनः निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर भारी वित्तीय पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव चालू विकास योजनाओं पर पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की कमी उत्पन्न होने से योजनाओं को पूरा करने का अवधि बढ़ जाती है। औद्योगिक इकाइयां फिर से कार्यरत बने तब तक बेरोजगारी का प्रश्न विकट बनता है। आपदाग्रस्त विस्तार के लोगों की आर्थिक दशा कमजोर हो जाती है। आपदाओं के सामाजिक प्रभाव। आपदाग्रस्त इलाके से लोगों का स्थानांतरण या पलायन उस विस्तार के सामाजिक ढांचे को प्रभावित करता है। सामाजिक उत्सव तथा सार्वजनिक समारोह के प्रसंग फीके तथा पहले की तुलना में नीरस बन जाते हैं। उनके मूल स्वरूप में आने में वर्षों लग जाते हैं। सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन आने से सामाजिक संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं। आपदाओं के पश्चात पुनः स्थापन। आपदा में पहला काम बचाव, दूसरा क्रम राहत पहुंचाना और तीसरा पुनर्वास का क्रम आता है। आपदा के स्वरूप के मुताबिक पुनर्वसन की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। भूकंप, बाढ़ या चक्रवाती तूफान के बाद बड़े पैमाने पर आवासों का निर्माण करना पड़ता है, मकान बनाने पड़ते हैं। अकाल के बाद लोगों के लिए नई रोजगारी की व्यवस्था करनी पड़ती है। कृषि क्षेत्र के लिए साधन सहायता की आवश्यकता करनी पड़ती है, यानी कि व्यवस्था करनी पड़ती है। विषाणुजन्य महामारी के बाद भविष्य में बचाव हेतु बड़े
पैमाने पर लोक जागृति और लोक शिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं। ढांचागत सुविधा के क्षतिग्रस्त होने से उनके पुनर्निर्माण का काम भारी अवरोधों के बीच करना पड़ता है। जिस परिवार में मात्र 1 या 2 व्यक्ति बचे हो, उस परिवार का पुनः स्थापन बहुत कठिन काम है। जिन लोगों ने विनाश को प्रत्यक्ष देखा है, उन्हें मानसिक आघातों से छुटकारा दिलाने हेतु मनोचिकित्सक की व्यवस्था यदि समय पर न हो सके तो वह आगे चलकर बुरे परिणाम ला सकता है। बच गए लोगों में से स्थायी रूप से विकलांग हो चुके लोगों के लिए प्रशिक्षण रोजगार की व्यवस्था जरूरी है। इस तरह आपदाओं के बाद का पुनः स्थापन एक चुनौती भरा कार्य माना जाता है। योग्य आयोजन करके चरणबद्ध अमल में लाने से उसे अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है। स्वाध्याय के प्रश्न आपको याद करने होंगे।